नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। बिल्कुल ज्योति, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में अब सब कुछ क्लियर है। शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ। काफी आप कह सकते हैं कि भव्य एक तरह से था वो शपथ ग्रहण समारोह। सेलिब्रिटीज से भरा हुआ था। खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत 200 वीवीआईपी की मौजूदगी थी। पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि शपथ ग्रहण तो हो गया देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कहां पर कौन सा विभाग बंटने वाला है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि सब कुछ तो क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन अभी भी ऊहापोह की स्थिति मंत्रालयों को लेकर, विभागों को लेकर। अब 3 टॉप लीडर्स ने तो शपथ ले ली है। अब ये पता चल गया कि 2 डेप्यूटी सीएम हैं और मुख्यमंत्री कौन है, जो फाइनली देवेंद्र फडणवीस ने पद्म ग्रुप नेता की शपथ ली, उसके बाद एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने ली। लेकिन अब मंत्रालयों को लेकर के जो एक लड़ाई है, एक द्वंद्व है, वो शुरू हो गया है। शिवसेना के एक नेता ने कहा है कि हमें गृह विभाग और राजस्व जैसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो चाहिए। यानी कि अब दावा ठोक रहे हैं नेता खुल्लम खुल्ला बाहर आकर के और अपनी दावेदारी पेश करते हुए ये बताने की कोशिश कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। एक किस्म से ये भी दबाव की राजनीति है। बिल्कुल दबाव की राजनीति है। और देखिए, इसकी शुरुआत तो होनी ही थी कम से कम। देखिए, लेकिन जिस तरह से ज्योति शुरुआत हुई थी और इतने दिन लगे, ऐसा लग रहा था शायद एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं पीछे ना हट जाएं और बहुत सारी जो कंडीशन थी वो नजर आ रही थी। लेकिन चलिए, अब ये तो क्लियर है कि एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तो सेट है। लेकिन अब जो गृह विभाग जिसकी बात लगातार होती है, और लगातार हम देखिए ये भी कहते हैं कि गृह विभाग मतलब कि सेकेंड लार्जेस्ट आप मुख्यमंत्री के बाद मान सकते हैं। तो ऐसे में गृह विभाग देना दोनों में से किसी एक को ऐसा हो जाएगा कि आपने पवार ग्रुप को या तो ज्यादा सपोर्ट किया या फिर शिंदे गुट को। तो ऐसे में देखिए, ज्यादातर तो यही लग रहा है कि गृह विभाग तो अपने पास ही रहेगा ही। साथ ही साथ अब सवाल ये कि राजस्व विभाग की जिसकी बात हो रही है वो किसके पास जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अजीत पवार क्या वित्त मंत्रालय से कम में मानेंगे ज्योति? बिल्कुल, अजीत पवार के बारे में तो कहा जाता है कि वित्त मंत्रालय उनको चाहिए और वो उसके बारे में बोल भी चुके हैं और वित्त मंत्री भी वो रह चुके हैं। अजीत पवार एक ऐसे नेता हैं जो 6 बार उप मुख्यमंत्री, 6ठी बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की कल शपथ ली है। वहीं अगर आप एकनाथ शिंदे की बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे जो है कहा जा रहा था कि भैया मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फाइनली बीजेपी ने मना लिया उन्हें और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, गृह विभाग और खुद देवेंद्र फडणवीस अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 6-1 का फॉर्मूला तय हुआ है। 6 विधायकों पर एक मंत्री जो है वो बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो ज्यादा मंत्री बनेंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी के और फिर अजीत पवार के। लगभग मतलब आप ये मान के चलिए कि 22 से 24 मंत्री बीजेपी तक बन सकते हैं, 12 से 13 एकनाथ शिंदे के और 10 के लगभग जो है आप वो मान के चलिए अजीत पवार गुट के। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन कौन से वो नाम सामने आते हैं। और कल जब ये शपथ ग्रहण हुआ और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, देखिए राजनीति में बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ कह जाती है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद मीटिंग भी हुई है, उसके बाद फिर अब तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ज्योति सबसे बड़ी चुनौती यही है, जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे, कि अब देखिए मंत्रालय वगैरह तो सब मिलेंगे, लेकिन सबको एकजुट रखना और जो योजनाएं, जैसा कि कल खुद देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। जो लाडकी बहनें हैं उनको 2100 रुपए हम देंगे। आपने जो लाडकी बहन योजना की बात की, देखिए माफ कीजिएगा, 2,43,00,000 महिलाएं लाडकी बहना योजना की लाभार्थी हैं। अभी तक उन्हें योजना के तहत 1,500 रुपए मिल रहे थे। अब 2100 का ऐलान अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने और महायुति के जो नेता हैं उन्होंने किया था। अब इस पर राज्य सरकार को हर महीने 3700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, तो ये खर्चा भी उनको करना है। और कल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कर दिया कि हम इसे करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस महीने से करने वाले हैं। हाँ, शायद वो कह रहे थे कि एक बार ये पूरा हो जाए, मार्च के बाद हम इस चीज को शुरू करेंगे, मतलब वापस से। तो कुल मिला के आप ये मानिए कि ये जो योजना है, मतलब जिसने की जीत दिलाई है, कम से कम ऐसा खुद महायुति मानती है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी ये योजना बहुत सही रही, हमने बहुत काम किया। तो इस योजना को ये मान के चलिए कि जो महाराष्ट्र की महिलाएं हैं, आने वाले समय में इसका लाभ मिल सकता है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी आगामी बजट में इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की चुनौती भी है और जो तमाम वादे किए उनको निभाने
बढ़ाने की चुनौती भी है और उसके साथ जो राजस्व घाटा महाराष्ट्र का बढ़ रहा है उसको भी मैनेज करने की चुनौती है। तो चुनौतियां कई सारी हैं और उन चुनौतियों का सामना देवेंद्र फडणवीस कैसे करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो चुनौती अभी मौजूदा दौर में देवेंद्र फडणवीस के सामने है वो है मंत्रालयों के बंटवारे की। मंत्रालय ऐसे बांटे जाएं कि ना तो शिवसेना नाराज हो, एकनाथ शिंदे नाराज हो और ना ही अजीत पवार। अगर ये नाराज नहीं होंगे तभी सरकार स्मूथली चल पाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर एक पार्टी निकल बिल्कुल। भी जाती है, बट स्टिल बीजेपी की कोशिश होगी कि सारे सहयोगी मिलकर के चलें। और देवेंद्र फडणवीस चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, अब मुख्यमंत्री बने हैं तो कैसे किसको मैनेज करना है देवेंद्र फडणवीस से बेहतर कोई नहीं समझता और जानता। बिल्कुल। और अच्छा, कल के अगर शपथ ग्रहण की थोड़ी सी हम बात कर लें तो देखिए ये एक तरह से ऐसा हो गया है ज्योति कि जब भी इस तरह की किसी बड़े राज्य को आप जीतते हैं और जब शपथ ग्रहण होता है तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही होता है, चाहे आप बीजेपी की बात कर लें या फिर जो जो अभी पिछले दिनों झारखंड में हुआ था वो हमने वो तस्वीर भी देखी थी। कल आप ये मान के चलिए कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अलावा और भी तमाम बड़े जनप्रतिनिधि थे। तो एक तरफ से मैसेज देने की कोशिश की गई। बॉलीवुड का अंबानी समेत जो उद्योगपतियों का जमावड़ा था, बॉलीवुड का जमावड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये जो एक चीज लगती है कि महाराष्ट्र को जीतने के बाद जो एक बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा शायद जो सेटबैक लगा होगा वो अब शायद कहीं ना कहीं फिल हुआ है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में, और इसने बहुत ज्यादा ताकत बीजेपी को दी है। आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में, खासकर अगर आप बिहार जैसे राज्यों की बात करें वहां पर भी चुनाव होने, तो एक बहुत ही ताकतवर तरीके से बीजेपी की वापसी होगी, ये भी कहा जाएगा। बिल्कुल, जब आप कहीं से जीत करके दूसरे राज्य में चुनाव में और उतरते इस हैं तरह तो से आपका जीत के मनोबल बिल्कुल आपका मनोबल बड़ा होता है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा होता है। जब वो जनता के बीच जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें एक कॉन्फिडेंस अलग कहती हुई दिखाई देती है। तो इसका फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जाहिर तौर पर इस बड़ी जीत के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और बीजेपी ने उसी एक किस्म से उस पर काम किया था कि आरएसएस का भी भरपूर सहयोग मिला था, जैसे हरियाणा में मिला था वैसे ही महाराष्ट्र में भी मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी भी मानती है कि हमें सपोर्ट मिलता है और जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस एकमात्र वो नेता, जैसा कि हम बार बार कहते रहे हैं, कि जिन्होंने बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां की थी। और लाडकी बहन योजना की जब शुरुआत हुई थी, जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब की गई थी, तो उस योजना में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इस योजना के तहत ही इस योजना का भी बड़ा योगदान बीजेपी की और महायुति की जीत में रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरह से योजनाओं को वो लागू करते हैं और मंत्रालयों का बंटवारा वो कैसे करते हैं, तीनों लोग मिलकर के कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं। बिल्कुल। और आने वाले ये भी समय में कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को अगर इतना ज्यादा सपोर्ट किया है तो आखिरकार आने वाले समय में महाराष्ट्र की दशा दिशा क्या बदलेगी, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि 2.5 साल में जो गति पकड़ी है महाराष्ट्र में, विकास ने जो गति पकड़ी है उसे हम रुकने नहीं देंगे। और साथ ही साथ हमारा फोकस विपक्ष को रोकना नहीं होगा बल्कि हम खुद को सरकार चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बयान होता है, मतलब कि प्लान बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से सरकार चलाना है। और देवेंद्र फडणवीस जिनको कि अनुभव भी है, पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार मुख्यमंत्री वो 10 साल में 3 पिछले सिर्फ 10 साल में, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के पास एक्सपीरियंस है, एकमात्र नेता बीजेपी के हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, विपक्ष को संभाला है, साथ ही साथ तीनों दलों को एक साथ लेकर आए। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र में आने वाले समय में किस तरह से सरकार चलेगी, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है 7, 8, 9 तारीख का, और प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ भी दिलाएंगे। तो उससे पहले कहा जा रहा है कि मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा, हो सकता है आज शाम तक हो जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो देखते हैं आज शाम को क्या होगा। पल पल का अपडेट आपको मिलेगा न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।